बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान। आज हम लोग आइसोटॉप के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो जो हुआ था हमारा, उसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास याद करने को कहा था। तो होपफुली मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। उसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है आइसोटॉप। तो आज हम लोग 3 टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आइसोटॉप के माने आप समझिए। आइसो के माने होते हैं, आइसो मीन्स सेम, जबकि टॉप मीन्स या तो हम इसे पोजीशन कहते हैं, पोजीशन, या इसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैं आपको यहीं पर बताता चलूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, जिसे मोस्ले ने दिया है, उसे एटॉमिक नंबर पे ही दिया है। यानी पूरे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर किए गए हैं। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉप एक पोजीशन का नाम है और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट का पोजीशन है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड करता है। तो अब आप आ जाते हैं टर्मोलॉजी की तरफ, तो देखते हैं आइसोटॉप। तो आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो उसे आइसोटॉप कहते हैं। ये तो मैंने सिर्फ टर्मोलॉजी का लफ्जी मीनिंग बताया आपको। अब अगर आप देखें आइसोटोप का कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, तो आइसो टॉप, 2 or more element having same atomic number but different mass number, उसे हम आइसोटॉप कहते हैं। यानी अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 or more element having same एटॉमिक नंबर। मैं बीच में स्पेस छोड़ देता हूं, यहां मैं एटॉमिक नंबर के अलावा जो जो चीज सेम होती है उसे लिखूंगा, बट डिफरेंट मास नंबर। यानी ऐसे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उनको आइसोटॉप कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, एटॉमिक नंबर सेम से क्या मतलब? एटॉमिक नंबर सेम से मतलब है एलिमेंट सेम होंगे, सेम एलिमेंट होगा, एलिमेंट नहीं बदलेगा। एलिमेंट नहीं बदलने से मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन रहेगा। हाइड्रोजन हीलियम आइसोटॉप नहीं हो सकते, क्लोरीन फ्लोरीन आइसोटॉप्स नहीं हो सकते। यानी सेम एलिमेंट के ही 2 एटम होंगे जिनके मास अलग अलग पाए जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। यानी ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर को मैंने और क्या कहा था? मैंने कहा था प्रोटॉन का नंबर। तो सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा
एलिमेंट का नेचर सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। इसी सेम एटॉमिक नंबर में एक चीज और याद रखिए, इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं, सेम प्रोटॉन, सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जबकि डिफरेंट मास नंबर है। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब यहां पे आप समझ लीजिए कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि सिर्फ हम ये ना जाने कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर होता है, ये तो डिफिनेशन का ही पार्ट है, लेकिन आप समझें एटॉमिक नंबर और क्या क्या चीज एक्सप्लेन करती है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर का ही दूसरा नाम नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज है, और मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट की स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो सेम एटॉमिक नंबर मीन सेम एलिमेंट होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसके अंदर, न्यूक्लियर चार्ज सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, ये सब सेम होंगे। अब आते हैं डिफरेंट मास। मास अगर अलग है तो न्यूट्रॉन का नंबर डेफिनेटली अलग होगा न्यूक्लियस के अंदर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, तो इसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ये डिफिनेशन था और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात आता है एग्जाम्पल की तरफ कि आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं, और उस एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग देखेंगे कि जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा क्या वो पॉइंट उससे टैली कर रहा है या नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, हाइड्रोजन। मान लीजिए हाइड्रोजन का ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट। अब देखा ये गया कि पूरे यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन है वो 3 टाइप के हैं। एक का नाम है प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। यानी दुनिया में जो हाइड्रोजन है वो आपको या तो इस नेचर के मिलेंगे या इस नेचर के या इस नेचर के, मतलब 3 टाइप के आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। जो प्रोटियम होता है उसमें आप ये मान लीजिए एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। जो ड्यूटेरियम है इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, और जो ट्राइटियम है उसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। ये P जो है ये फास्फोरस ना समझा जाए, P प्रोटियम के लिए लिखा गया है, इसीलिए कि कंफ्यूजन ना हो, इसको सिर्फ H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। असल में ज्यादातर आप देखें इस हाइड्रोजन एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है परसेंटेज में वो प्रोटियम है। तो इन जनरल हम प्रोटियम को ही हाइड्रोजन मानकर चलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के और दूसरे भी आइसोटॉप्स हैं जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आप देखें कल मैंने आपको बताया था कि नीचे जो हम लिख रहे हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ये सिंबल है और नीचे एटॉमिक नंबर है। तो क्या तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर 1 है? एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। आपको यह भी बताया गया था कि नीचे जो हम लोग लिखते हैं वो Z की वैल्यू है, न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर, और यही होता है प्रोटॉन, यही होता है इलेक्ट्रॉन,
तो आप देखें सबके सब का एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन यहां पर ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ए से लिखा था मैंने, मास की वैल्यू 1 है। इसमें से जब ये माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन निकल कर आता है जो कि 0 है। और लिखवाया था तो ये कहा था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अब आप चेक कर लीजिए तीनों आइसोटॉप की प्रॉपर्टी, तो आपको मिलेगा Z की वैल्यू 1, प्रोटॉन की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1। Z एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, A मास है, 2 - 1 दिस इज 1। सिमिलरली दिस इज एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर, जबकि ये मास है। अब यहां अगर आप निकालिएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो आप अगर गौर से देखें तो क्या ये पार्ट आपको सेम दिख रहा है सब में? ये पूरा पार्ट, द होल पार्ट इज। तो याद कीजिए डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, आइसोटॉप 2 या मोर एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, एटम है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होंगे। ये याद रखिएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है सिर्फ एटम में, अगर इन पे चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे आज। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर एटॉमिक नंबर 1, तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है। मास पर आते हैं तो आप देखिए यहां मास 1, यहां मास 2, यहां मास 3, तो इसका मतलब मास में डिफरेंसेस है, और मास में डिफरेंसेस होने की वजह से न्यूट्रॉन के नंबर में भी डिफरेंसेस है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने यही लिखवाया था, जिसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, लेकिन मास अलग अलग हो और न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो, उन्हें हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। तो ये आइसोटॉप का एक जनरल एग्जाम्पल मैंने बताया हाइड्रोजन के बारे में। चलिए एक चीज और सीखते हैं, वो ये कि हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है वाटर। ये होता है वाटर का फॉर्मूला H2O। ये प्रोटियम है, यहां हाइड्रोजन मींस प्रोटियम। अगर ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप्स जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा D2O। बस हमने यहां H रख दिया प्रोटियम को मानते हुए, तो इस H को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग D से, दूसरे आइसोटॉप वाले सिंबल से। तो D2O ये भी वाटर कहलाता है, याद रखिएगा, ये भी वाटर है। सिंपली वाटर जो हम लोग पढ़ते हैं वो यही है H2O, लेकिन D2O को हम लोग कहते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर। अच्छा, हेवी वाटर कहने के पीछे क्या रीजन है? पहली बात तो फॉर्मूला इसका वाटर के जैसा है। हेवी वाटर कहते हैं ड्यूटेरियम की वजह से, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है। आप देखें प्रोटियम का मास 1, तो इसमें 1 मास वाले एलिमेंट है, जबकि ड्यूटेरियम का मास 2 है तो इसमें 2 मास वाले एलिमेंट है, बाकी ऑक्सीजन तो कॉमन है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि H2O वाटर है जबकि D2O हेवी वाटर है। यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि D2O के फॉर्मूला का केमिकल नेम क्या है या हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या है। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हमने एग्जाम्पल में देख लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखना है जो मैंने कल बताया था आपको, क्लोरीन के एटॉमिक मास को लेकर, कि उसका एटॉमिक मास हम लोगों ने फ्रैक्शन में लिया था जबकि बाकी सबका इंटीग्रल वैल्यू में लिया था। तो वो एग्जाम्पल दिया था लास्ट में मैंने कि हाइड्रोजन के जिस तरीके से 3 आइसोटॉप्स होते हैं वैसे ही क्लोरीन के Cl क्लोरीन है, मान लो एलिमेंट हो या एटम हो, तो क्लोरीन एटम नेचर में 2 तरह से पाए जाते हैं।
एक वो क्लोरीन होता है जिसका मास 35 बताया था मैंने, और एक वो क्लोरीन होता है जिसका मास 37 पढ़ाया था मैंने। अब देखिए, पहले तो मैं इनको समझ लेता हूं। Z की वैल्यू 17, यानी एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का, प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17। यहां आते हैं, Z की वैल्यू 17, प्रोटॉन की वैल्यू 17, एटम है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 17। मास पर आइए, मास 37 है, यहां पे मास 35 है। अब बताइए, क्या हम लोग 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल कर आ जाएगा 18। यहां पर भी न्यूट्रॉन का नंबर निकल कर आ जाएगा, दैट इज 20। अब आप देखें, वही बात हो गई कि Z वैल्यू सेम, प्रोटॉन की वैल्यू सेम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम, तो ये तीन चीजें सेम मिल रही हैं दोनों क्लोरीन एटम के अंदर, जबकि मास की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, न्यूट्रॉन का नंबर भी अलग अलग मिल रहा है। तो ये आइसोटॉप हो गया। फिर से बता दूं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर चार्ज, ये सब सेम हो, लेकिन मास अलग अलग हो और न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो, उसे हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। ये तो ठीक है, इंडिविजुअल के वैल्यू देखे गए, क्लोरीन जो पाया जाता है नेचर में वो या तो 35 मास का होता है या 37 मास का होता है। यानी इंडिविजुअली अगर आप मार्केट में जाएं या कहीं लैब में जाएं और आप क्लोरीन उठाएं तो वो क्लोरीन बाय नेचर या तो 35 वाला मिलना है या 37 वाला मिलना है, क्योंकि एग्जिस्ट यही करते हैं दुनिया में। मगर जब हम लोग ऐसे ही थ्योरेटिकल कहीं पर हमें पढ़ना हो या लिखा हुआ हो तो क्लोरीन में कंफ्यूजन होता है। अब आपको क्लोरीन लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज कि सर ये बताइए कि वो जो क्लोरीन हमें लिखा हुआ मिला है किताबों में या एग्जाम्पल में या क्वेश्चन पेपर में, वो क्लोरीन 35 मास वाला है या 37 वाला, क्योंकि आगे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में क्लोरीन वगैरह का इस्तेमाल होगा, या इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में अगर आप देखें तो वहां क्लोरीन के हेलोजेंस के कंपाउंड्स होते हैं, वो पढ़ा जाता है। या हाइड्रोजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन के भी तो आइसोटॉप्स हैं, तो कौन सा हाइड्रोजन हम लेंगे? प्रोटियम वाला लेंगे, ड्यूटेरियम वाला लेंगे, ट्राइटियम वाला लेंगे? लैब की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं थ्योरेटिकल की, कि किताबों में जो लिखा हुआ है या एग्जाम पेपर में जो आ रहा है वो कौन सा क्लोरीन होगा या वो कौन सा हाइड्रोजन होगा। जबकि हाइड्रोजन के तो कई टाइप हैं, क्लोरीन के भी कई टाइप हैं, तो वो कौन सा टाइप हमें लेना है ये इंडिकेट नहीं किया जाता। तो जब इंडिकेट नहीं करेगा तो आपको एवरेज लेके चलना होता है, और एवरेज याद रखिएगा रियल वैल्यू नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू तो 35 और 37 ही है। तो इनका हम एवरेज ले लेते हैं, जो कि 37 और 35 का एवरेज निकालने का तरीका है वो ये है। इन जनरल पहले समझिए एवरेज का तरीका क्या होता है। एवरेज का तरीका ये होता है कि सबको हम ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो चीज है तो दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तीन चीजें हो, तीनों वैल्यू को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। तो यहां पर जो क्लोरीन है वो आपको पहले जानना पड़ेगा कि कितने कितने परसेंटेज में है। तो जरा देखिए, ये वाला मैंने बोला था कि आप याद रखेंगे 75%, यानी 35 जिसका मास है वो 75%। उसी तरीके से 37 वाला जो है वो 25%, यानी दो आइसोटॉप है, एक जिसका वेट 35 है वो दुनिया में 75% पाया जाता है, जबकि 37 मास वाला 25% पाया जाता है। यानी यूं समझिए कि अगर आपके पास 100 क्लोरीन रखे हुए हैं और आपने पिक करना शुरू किया
तो 75 क्लोरीन ऐसे मिलेंगे आपको जिनका वेट 35 होगा, जबकि रिमेनिंग 25% ऐसे मिलेंगे जिसका वेट 37 होगा। तो अब इनका हमें एवरेज निकालना है और एवरेज निकालकर यहां लिखना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे तो वो सुनिए, ऐसे ही मैं बता रहा हूं। मान लीजिए 75 क्लोरीन ऐसे थे जिसका वेट 35 है, तो हम इसे ऐसे ही तो लिखते हैं कि 35 को 75 बार लिखकर ऐड किया जाए, 35 35 35, चूंकि वो 75 टाइम्स है। या तो आप 35 को 75 बार लिखिए या आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से। उसके बाद आप ऐड कर लीजिए 37 25 टाइम्स है, तो इसे 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और टोटल क्लोरीन 100 है तो 100 से डिवाइड कर लीजिए। ये वैल्यू जो निकल कर आती है वो निकल कर आएगी 35.5। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 75 से 35 को मल्टीप्लाई करें, 37 से 25 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ऐड करें, उसके बाद 100 से डिवाइड करें, द वैल्यू बिकम्स 35.5। ये तरीका है। तो यहां पर इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 ही था, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा। मास का एवरेज जो निकाला हमने वो आया 35.5। तो ये इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। तो जहां कहीं पर भी आपको सिर्फ क्लोरीन लिखा रहे उसका आप ये मास समझेंगे 35.5 और ये ना समझेंगे कि ये रियल वैल्यू है, इट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू रियल वैल्यू से बिल्कुल अलग होती है। रियल वैल्यू तो 35 है या 37 है और रियल वैल्यू से ही न्यूट्रॉन निकाला जाता है। तो न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, जबकि मास फ्रैक्शन में होगा। जैसे ही मास आपको फ्रैक्शन में दिखे आप ये मान लीजिएगा कि ये एवरेज मास है। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन इस पे मैं करा रहा हूं एवरेज मास के ऊपर। अभी तो आपने देखा कि 2 क्लोरीन थे, दोनों क्लोरीन का आपको मैंने परसेंटेज बता दिया था, उसके बाद आपने एवरेज निकाल लिया। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये है व्हाट percentage of these two isotopes with mass number 16U and 18U respectively and their average atomic mass is 16.2U। ये सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस बार आपको परसेंटेज निकालना है। यानी मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, लेकिन समझाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट है, मान लिया मैंने ऑक्सीजन, लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन है ये, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास 16 है। एक ऑक्सीजन जिसका वेट 16U है, दूसरा ऑक्सीजन का ही आइसोटॉप है जिसका मास 18 है। ये 2 आइसोटॉप हो गए।
जरूरी नहीं कि आप ऑक्सीजन मान के चलें, आप x मान लें, y मान लें, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, यहां सिर्फ मास से मतलब है। तो एक एलिमेंट जिसका मास 16, एक एलिमेंट जिसका मास 18, क्वेश्चन यही पूछ रहा है ये कितना परसेंटेज होगा, ये कितना परसेंटेज होगा, ताकि इनका जो एवरेज मास आया है, एवरेज मास वो 16.2 हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। तो अब पहले तो मैं एक फंडामेंटल तरीका बता दूं आपको। फंडामेंटल तरीके से अगर आप सोचें तो आप ऐसे ही मानेंगे ना कि इसका लेट अस एज्यूम x परसेंटेज है, तो फिर उस हिसाब से इसे हम लोग कह सकते हैं 100 माइनस x परसेंटेज। अगर मिसाल के तौर पे ये 40% है तो ये 60% आएगा, अगर ये 90% है तो ये 10% आएगा, अगर ये 20% है तो ये 80% आएगा। मतलब कहने का यही है कि एक का अगर परसेंटेज पता है तो दूसरे के लिए आप 100 में से माइनस कर देते हैं और एवरेज आपको दिया हुआ है। अब सुनिए, अभी जैसे मैंने निकाला था क्लोरीन का, क्या हम वैसे ही निकाल सकते हैं? तो क्या मतलब हो रहा है कि x% एलिमेंट ऐसे हैं जिनका वेट 16 है, तो एवरेज निकालने का तरीका हो जाएगा 16.2 इज इक्वल टू, एवरेज निकालने का तरीका 16 इंटू x प्लस 18 मास वाले जो एलिमेंट हैं वो हैं 100 माइनस x डिवाइड बाई 100। यही एवरेज निकालने का तरीका है। 16 मास वाले x% है जबकि 18 वाले इतने हैं, तो टोटल 100 हमने माना, 100 में x 16 मास वाले, 100 में 100 माइनस x जो है वो 18 मास वाले, तो 16 इंटू एक्स 18 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 करेंगे, एवरेज आ जाएगा। इस 100 को उठाकर इधर ले जाएं तो 100 से मल्टीप्लाई होने पर ये 1620 हो जाएगा और ये 16x हो जाएगा, ये 1800 माइनस 18x होगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर। बिल्कुल फंडामेंटल तरीका बता रहा हूं। अब बताइए, ये 16x माइनस 18x माइनस 2x होगा और ये प्लस 1800 को इधर ले आइए तो माइनस 1800 हो जाएगा। 1620 यही रहेगा, ये प्लस 1800 इधर आकर माइनस 1800 हो जाएगा, प्लस 16x माइनस 18x सॉल्व होकर माइनस 2x आएगा। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है माइनस 180। बोलो, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 90। इट मीन्स दैट 16 वेट वाला जो एलिमेंट है वो है 90%। यही आंसर है आपका। जबकि 18 वाला जो होगा वो 10% होगा। तो जिस ऑप्शन में 19 और 10% दिया हो वही आंसर होगा। रिस्पेक्टिवली दिया गया था तो क्वेश्चन में कई बार फंसाने के लिए यही वैल्यू उल्टा करके भी दिया रहता है, 10% 90%, ये भी ऑप्शन होता है और ये भी एक ऑप्शन होता है 90% 10%। मतलब अगर ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन दिया होता पहला ही 10% एंड 90% और दूसरा ऑप्शन होता 90% एंड 10%, तीसरे में मान लीजिए बोथ दिया होता और चौथा है नन ऑफ दीज। एक तो आप निकालिए, निकालने के बाद आप वैल्यू लेकर आए और वैल्यू में फंस गए। बहुत सारे बच्चे बोथ मार देंगे, बट द क्वेश्चन इज रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था। पहले ऑक्सीजन 16 वाले का वेट दिया है, फिर 18 वाले का दिया है। तो याद रखिएगा पहला परसेंटेज 16 वाले का पूछ रहा है, फिर 18 वाले का पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 90% 10% रिस्पेक्टिवली। तो बहरहाल ये तो निकालने का एक फंडामेंटल तरीका था जो मैंने आपको बताया कि करना कुछ नहीं है,
बस आप x परसेंटेज और 100 माइनस x परसेंटेज करके बना ले। बट अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, फंडामेंटल तरीका हमें समझ में आ गया, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीधा सा होता है, जितने नंबर होंगे 16 मास वाले उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर 18 वाले होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। कोई शॉर्टकट ट्रिक कि एंट्रेंस एग्जाम में इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग कर ले? तो हाँ, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को पहले समझते हैं कि वो ट्रिक क्या है। मैं इसका एक फंडामेंटल तरीका हटा देता हूं। ये आंसर आया था 90 और 10%। देखिए, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था। अब मैं ऑक्सीजन नहीं मान रहा हूं, मैं ऐसे ही मान रहा हूं कोई एलिमेंट एक्स है, हमें इसका वेट मालूम है 16। क्योंकि मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा तो मैं अब एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूं, मुझे क्या मालूम एक्स क्या है, तो एटॉमिक नंबर का कोई इंपॉर्टेंस है भी नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटॉप के अंदर। और दूसरे आइसोटॉप जिसका मास 18 दिया हुआ था, और इन दोनों का एवरेज मास इतना है। सिर्फ आपको यही 3 मास लेकर काम करना है, यही 3 मास। अब देखिए, ये ट्रिक एकदम याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जिसका भी परसेंटेज निकालना है मुझे, मान लो मुझे इसका परसेंटेज निकालना है कितना है, हालांकि मैं किसी एक का परसेंटेज निकाल लूंगा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, ये कितना परसेंट है, तो इसको नहीं लीजिएगा आप, बाकी दोनों के मास को घटा दीजिए। और याद रखिएगा, आपको जो घटाना है यानी सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है बड़े में से छोटे को। तो जिसका निकालना है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो मास बच गए उनको ले लीजिए। तो मुझे मिला यहां 18, यहां मिला 16.2। फिर से बता रहा हूं, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको रहने दीजिए, लीव कीजिए, उसके अलावा जो 2 मास बचेंगे उनका डिफरेंस ले लेना। और जो आइसोटॉप्स हैं, जो आइसोटॉप है, इनके मास का डिफरेंस नीचे लिख देना। बस इतना ही काम करना बेटा। कितना आसान है सोचो। जिनका भी परसेंटेज निकालना है उसके मास को शुरू में छोड़ दो, बाकी जो 2 मास बचे हैं उनका डिफरेंस ले लो, और नीचे आइसोटॉप के मास के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। मतलब 16, 18, इनके मास का डिफरेंस 2 है, डिवाइड कर देंगे। चूंकि परसेंटेज का सवाल है तो लास्ट में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर। अब आप देख लो, 18 में से 16.2 गया, दैट इज 1.8, डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ये 1.8 100 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 180, डिवाइड बाई 2, काट दो 90%। एकदम आसान सा न्यूमेरिकल हो गया। जब भी इस तरह का सवाल है, एक्स एक्स परसेंटेज मत मानिए कि इसको x%, इसको 100 माइनस एक्स, ठीक है, वो पहला तरीका था, मैंने बता दिया। आपको डायरेक्ट ट्रिक समझना है। ट्रिक ये है कि जिसका भी निकालना है परसेंटेज, उसको आप रहने दीजिए, दूसरे और एवरेज इनके मास का डिफरेंस लेंगे, और इन दोनों के जो आइसोटॉप है उसके डिफरेंस से डिवाइड करके 100 से। मतलब ये दोनों चीज तो कॉमन है, बाकी डिफर करेगा। तो ये आपने निकाल लिया। अब देखिए, 16 वाले का ही आया था 90%। अब ये अगर 90% है तो ये ऑटोमेटिकली 10% होगा, लेकिन चूंकि मुझे ट्रिक सिखाना है तो मैं इसको भी निकालता हूं। इसको ही निकाल रहे होते, यानी किसी एक का परसेंटेज पूछ रहा होता तब भी इस ट्रिक से हम बना लेते। मान लीजिए मुझे सिर्फ 18 वाले का परसेंटेज पूछ रहा है, हालांकि मैं निकाल चुका हूं 10%, लेकिन अब मैं तरीके से निकाल रहा हूं। मैंने क्या बताया था ट्रिक आपको, इसका निकालना अगर है परसेंटेज, तो आप इसके मास को नहीं लेंगे, इसके अलावा जो 2 मास है उसमें डिफरेंसेस लेना है। और डिफरेंसेस कैसे लेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। नीचे क्या करना था, आइसोटॉप के मास का डिफरेंस। परसेंटेज का सवाल तो लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई। अब जरा सॉल्व कीजिए,
16.2 माइनस 16 0.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। या तो यहीं पे काट के कर लीजिए सॉल्व, या इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट 20 डिवाइड बाई 2 10%। देख लीजिए, तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन हो गया परसेंटेज का डायरेक्ट निकालने का। इसी पर मैं उस क्वेश्चन को भी ले लेता हूं जो क्लोरीन का मैंने निकलवाया था। अब देखो, क्लोरीन वाले को लगाकर 2 क्लोरीन हमारे पास थे, एक का वेट था 35, एक का वेट था 37, और इन दोनों का एवरेज मास जब हमने कैलकुलेट किया था तो वो आया था 35.5। अब कितने परसेंट 35 मास वाले हैं, कितने परसेंट 37 वाले हैं, मान लो ये सवाल है, कैसे बनेगा? वापस वही ट्रिक पे आए। हालांकि मुझे मालूम है ये 75% होता है, ये 25% होता है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूं ट्रिक लगाकर, क्या ट्रिक वैलिड हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। इसका परसेंटेज चाहिए, इसके मास को रहने दो, बाकी दोनों मास का डिफरेंस ले लो, 37 माइनस 35.5 डिवाइड बाई इनका डिफरेंस, परसेंटेज का सवाल 100 से मल्टीप्लाई, 37 माइनस दैट इज 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। देख लीजिए, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो से पॉइंट खत्म, एक जीरो से 15, 150 डिवाइड बाई 2 दैट इज 75। उसी तरीके से अगर मैं इसका निकालूं, हालांकि एक का परसेंटेज आ गया 75, तो इसका 25 ही आना है, लेकिन चेक करते हैं, जिसका निकालना उसका मास नहीं लेना, बाकी दोनों का मास ले लो, 35.5 माइनस 35, नीचे दोनों के मास का डिफरेंस ले लो जो आइसोटॉप है, और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 दैट इज 50 डिवाइड बाई 2 25%। तो आइसोटॉप के बारे में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया। अब बस 2 से 3 पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट यहां लिख दे रहा हूं जो आप जान लीजिए। आइसोटॉप का इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ये तो ठीक है, मास वास समझ गए, इसका मेन एप्लीकेशन जो है वो है, एक आइसोटॉप है, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, सिंबल इस तरह से है CO, और इसका मास होता है बेटा 60 आइसोटॉप का। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट का ये एक आइसोटॉप है। उसी तरीके से आयोडीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, घेगा, थायरॉक्सिन, यहां गला जो है वो स्वेलिंग हो जाता है गले में यहां, तो उसे ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कार्बन का भी एक आइसोटॉप है। कार्बन के 2 आइसोटॉप होते हैं, एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14। तो
कार्बन 14 का इस्तेमाल, कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग से मुराद यह है कि फॉसिल्स के एज का डिटर्मिनेशन होता है कि कोई फॉसिल्स कितना पुराना है, वो प्रोसेस कहलाता है कार्बन डेटिंग। और कार्बन 14 का परसेंटेज देखा जाता है कि उस फॉसिल्स में कितने परसेंट कार्बन पाए जाते हैं। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा आयरन प्रेजेंट होता है Fe हमारे हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है या आरबीसी के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन। ये बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे आरबीसी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस तरह से। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन बना हुआ है हीम से, मतलब आयरन से और ग्लोबुलर प्रोटीन से। तो आयरन जो है यही ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बाइंड करके ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे टिश्यू तक या सेल तक, जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन कैरियर है ये। उसी तरीके से अगर हम प्लांट में आ जाएं तो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। याद रखेंगे 26 एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कोबाल्ट का 27 है। तो मैग्नीशियम जो है वो आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एटम पाए जाते हैं, जबकि आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। उसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसमें यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटॉप ये पाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन या जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां यूरेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ आइसोटॉप के एप्लीकेशन है। यूरेनियम के बेसिकली दो आइसोटॉप होते हैं, एक का मास 238 है और एक का मास 235 है। 235 एटॉमिक नंबर 92। हालांकि इसकी उतनी जरूरत नहीं है आपको सबके एटॉमिक नंबर और मास जानने की, लेकिन मैंने लिख दिया है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो 92 है और एक मास 235 है और एक मास 238 है। तो मास में डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं आइसोटॉप। तो ये आइसोटॉप का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि आइसोटॉप कहते किसको हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, क्लोरीन का फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों है, और उसके बाद आइसोटॉप के प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आइसोबार। आइसोबार ये भी बेटा दो वर्ड से मिलके बना है। आइसो मीन्स तो हर जगह सेम ही होगा, और ये जो बार है ना, ये एक्चुअली संस्कृत का वर्ड था भार, उससे लिया गया है। बार इज डिराइव फ्रॉम वर्ड भार, और भार के माने होते हैं मास या वेट। याद रखिएगा केमिस्ट्री में मास वेट सब एक ही माना गया है, जिसका
एसआई यूनिट किलोग्राम है, जबकि फिजिक्स में वेट एक फोर्स का नाम है जिसका यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन होता है, थ्रस्ट वेट एमजी फॉर्मूला है, जबकि मास एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका वेट किलोग्राम होता है। ये फिजिक्स में है, मास किलोग्राम में, वेट न्यूटन में। लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही समझिएगा, और यही भार है या बार है। तो इसके माने क्या हो गए, ऐसे दो एलिमेंट जिसका सेम मास हो जाए, सेम मास हो जाए, तो टू और मोर एटम having same atomic mass, जिसके मास सेम हो, टू और मोर एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास सेम होने का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास सेम होने का मतलब हो गया कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। पढ़ाया था मैंने न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। और मास का फॉर्मूला भी, मास का फॉर्मूला भी यही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास सेम होगा। अगर एटॉमिक मास सेम है बेटा, तो इसका सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। यानी बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से ये रिवर्स है आइसोटॉप का। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता था, मास नंबर डिफरेंट होता था। यहां मास सेम होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब समझ में आ गया कि डिफरेंट क्या क्या चीजें होंगी। डिफरेंट हो जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट में क्या हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्या डिफरेंट हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता दूं, ये तो डेफिनेशन हो गया। देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, मास 40, और कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो अब आप देख ले यहां पर क्या क्या चीज सेम हो रही है। Z एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, सब डिफरेंट पाया जाएगा। 20 प्रोटॉन भी
इलेक्ट्रॉन। मास पे आ जाओ बेटा, 40, मास सिर्फ सेम है, बाकी चीजें डिफरेंट हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन का नंबर देखिए, इंटरेस्टिंगली ये भी डिफरेंट है। 40 माइनस 18 दैट इज 22, 40 माइनस 20, यानी हर चीज डिफरेंट। प्रोटॉन को कंपेयर कर लीजिए, जेड को कंपेयर कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लीजिए, न्यूट्रॉन को कंपेयर कर लीजिए, सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल्स। दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन केस ऑफ आइसोबार, ओनली नंबर ऑफ न्यूक्लियन आर सेम। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम 18 प्लस 22 दैट इज 40, 20 प्लस 20 दैट इज 40। तो सिर्फ और सिर्फ मास सेम होगा, सिर्फ मास सेम होंगे, इसी को आइसोबार कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, आइसोटॉप, आइसोबार। एक लास्ट टॉपिक इसी में मैं पढ़ा देता हूं, आइसोटोन। आइसोटोन, आइसो मीन्स once again constant, same, fixed, but tone means neutron। याद रखिएगा, टॉप के माने बताए थे मैंने पोजीशन या एटॉमिक नंबर। पोजीशन इसलिए बताया क्योंकि आप देखते होंगे अमूमन तौर पे इंग्लिश में बोलचाल में होता है कि मैंने टॉप किया या मैं टॉपर हूं, टॉप पोजीशन पे हूं। तो टॉप एक पोजीशन का नाम है, हाईएस्ट लेवल को हम टॉप कहते हैं। तो पोजीशन था टॉप के माने। अब मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जिस बेस पे सजाया था वो एटॉमिक नंबर था, इसीलिए मैंने टॉप को पोजीशन के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी कहा। लेकिन टोन जो है वो न्यूट्रॉन है, तो इसके माने साफ समझ में आ रहे हैं, टू और मोर एटम having same number of neutron but different in all aspect। मतलब बाकी सारी चीज डिफर होगी, सिर्फ न्यूट्रॉन सेम होगा, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं। प्रोटॉन सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, मास सेम नहीं, सब कुछ डिफर करेगा, सिर्फ न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं होगा। इसे हम लोग आइसोटोन कहेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि आइसोटोन का एग्जांपल क्या है। ऐसे कौन से दो या दो से ज्यादा एटम हैं जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। तो चलिए कार्बन ही ले लेते हैं। कार्बन का एक आइसोटॉप 14 होता है, और दूसरा नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसका एक आइसोटॉप 15 होता है। तो अब जरा देखें इसके अंदर कितने एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, इसके अंदर चलो चेक करो।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन का नंबर भी 7, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 7, मास भी डिफरेंट है। यहां 15 मास बोल रहा हूं मैं, यहां 14 मास बोल रहा हूं। अभी तक सब डिफरेंस 6 7 6 7 6 7 14 15, बट न्यूट्रॉन का नंबर निकालो। न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 8, यहां न्यूट्रॉन का नंबर निकालो 15 माइनस 7 8। These two atoms are similar in respect of neutron only. सिर्फ न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये सिमिलर है, सेम है, उसके अलावा सारे रिस्पेक्ट में डिफरेंट हैं। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं। जैसे कल जब मैंने आपको मास पढ़ाया था तो बताया था, मैं ऐसे ही यहां पे लिख देता हूं कि बोरॉन है और कार्बन है। देखिए एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग हो गया तो प्रोटॉन का नंबर अलग है, इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग है। यहां पर आइए ये देखें, मास भी अलग है, लेकिन मैं सिर्फ न्यूट्रॉन यहां गिन के निकालूंगा। 11 माइनस 5 दैट इज 6 और 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो न्यूट्रॉन सेम है इन दोनों का, मतलब दे आर आइसोटोन स्पेसीज। चूंकि एक इसी के अंदर चौथा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, लेकिन उसको अभी मैं डील नहीं करूंगा, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ बातें और बतानी है। उसके बाद हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की तरफ आएंगे। तो मैं यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि एक होता है एटम, जो अभी तक हम लोगों ने देखा। दूसरी तरफ जब यही एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आयन बनाते हैं, एटम एंड आयन। इनमें क्या डिफरेंसेस है? एटम किसको कहेंगे, आयंस किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, एटम हम उसको कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, जबकि आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर नहीं होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर नहीं होगा, उसको हम आयंस कहेंगे। यानी आयन उसको कहा जाएगा जिसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होंगे, जबकि अगर बराबर हो गए तो एटम। दूसरी बात, चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है इसीलिए ये न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है। बिल्कुल जिस तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसी तरीके से एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज। तो जब हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज नहीं लिखते। जैसे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, हम लोग लिखते हैं हीलियम, हम लोग लिखते हैं कार्बन, हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं लिखा, यहां ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं लिखा। जबकि यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो यह मानकर चलिए कि यह एक चार्ज्ड एटम है, चार्ज्ड एटम या स्पेसीज।
जिस एटम पर चार्ज आ जाएगा उसे हम आयंस कहेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ये है सोडियम Na, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं। जैसे क्लोरीन, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगाते हैं, क्लोरीन माइनस चार्ज, सोडियम प्लस चार्ज। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज ऊपर मेंटेन किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे प्रोटॉन का चार्ज हम ऊपर दिखलाते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऊपर दिखलाते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो दिखलाते हैं, नहीं भी दिखला सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जीरो नहीं दिखला रहे, हीलियम के ऊपर जीरो नहीं दिखला रहे हैं, लेकिन ये मान कर चला जाएगा यहां जीरो है। जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर। यहां पर प्लस का मतलब यह है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है या एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पर इस माइनस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या एक प्रोटॉन कम है। तो ये बातचीत हुई। अब इसी में एटम तो न्यूट्रल है, इसे रहने देते हैं। आयंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है और वो समझ में भी आता है कि एटम दो हिस्सों में क्यों डिवाइड हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आपस में बराबर नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आपस में बराबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाए। यही दो फेनोमेना हो सकता है। अगर कोई चीज आपस में इक्वल नहीं है तो मे बी इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन। तो जरा देखें, आयन के दो टाइप, एक टाइप कहलाता है केटायन, केटायन, और दूसरा टाइप कहलाता है एनायन, एनायन, केटायन एनायन। चलिए, केटायन किसको कहेंगे? केटायन उसे कहते हैं जहां प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज एटम है। इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज एटम। जबकि एनायन में यह होता है कि प्रोटॉन लेस देन होगा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा है इसलिए इसको कहेंगे निगेटिव चार्ज एटम। पॉजिटिव चार्ज एटम, निगेटिव चार्ज एटम, यानी एटम पे अब चार्ज आ गया है तो प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो निगेटिव चार्ज। अब एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। मान लीजिए क्लासरूम में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दोनों का नंबर इस वक्त बराबर है। मैं ऐसे ही बोलता हूं, बॉयज को प्रोटॉन, गर्ल्स को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो अब बताइए मुझे, क्या ये कंडीशन आपको एटम दिख रहा है, न्यूट्रल है? क्यों? क्योंकि मैंने कहा बॉयज आर प्रोटॉन, 5 बॉय मीन्स 5 प्रोटॉन, 5 गर्ल्स मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज, दे आर इक्वल, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल 5 प्लस 5 माइनस दैट इज 0। 5 बॉयज को मैंने प्लस 5 माना 5 प्रोटॉन की तरह, और 5 गर्ल्स को मैंने 5 माइनस माना। तो 5 प्लस 5 माइनस कंबाइन करके अगर आप देखें तो 0 हो गया, मतलब नो चार्ज, मतलब एटम न्यूट्रल हो गया। अब क्लासरूम एक एटम की तरह है इस वक्त, जहां 5 बॉयज और 5 गर्ल्स बैठी हैं। मैं चाह रहा हूं कि यहां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब यह हुआ कि या तो बॉयज का नंबर बढ़ जाए या बॉयज का नंबर कम हो जाए, या गर्ल्स का नंबर बढ़ जाए या गर्ल्स का नंबर कम हो जाए। इसी को आयंस कहते हैं। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर डिस्टर्ब हो गए,
तो उसको हम लोग आयंस कहेंगे, उसको हम लोग चार्ज एटम कहेंगे। अब मुझे बताइए, मैं ये कंडीशन मान रहा हूं कि मुझे बॉयज का नंबर बढ़ाना है, मतलब क्या टाइम प्रोटॉन का नंबर बढ़ाना है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ाना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरे ख्याल से मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं बाहर से एक बॉय को अंदर ले आऊं, क्योंकि अंदर 5 बॉय 5 गर्ल्स पहले से बैठे हुए हैं, एक न्यूट्रल कंडीशन है, मुझे इस इक्विलिब्रियम को, इस न्यूट्रल कंडीशन को खत्म करना है, डिस्टर्ब करना है, एटम को आयन बनाना है। और आयन में भी मैंने ये मान लिया है कि मुझे बॉयज के नंबर बढ़ाने हैं, यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाहर से एक बॉय को पकड़ के अंदर ले आ रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नया बॉय आया है उसकी वजह से अब क्लासरूम में टोटल बॉयज के नंबर हो जाएंगे 6 और गर्ल्स के नंबर हो जाएंगे 5। तो अब देखें ये टोटल कितना चार्ज बना पूरे एटम पर, अब टोटल चार्ज कितना बना, चूंकि हर बॉय पर +1 चार्ज है क्योंकि वो प्रोटॉन है, तो 6 प्लस और 5 माइनस, ओवरऑल +1। सोच के देखें आ रहा है? ठीक। अब दूसरा कंडीशन मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए हमने उस 6th बॉय को अंदर नहीं लाए, हमने 5 बॉयज 5 गर्ल्स ही रखा है क्लासरूम में, हम उस छठे लड़के को लेकर नहीं आ रहे हैं ताकि बॉयज का नंबर एक बढ़े। हम लोग ये भी कर सकते थे कि अगर मुझे लड़के का नंबर एक बढ़ाना है तो मैं एक लड़की को क्लासरूम से बाहर भेज दूं। अगर एक लड़की क्लासरूम से बाहर जाती है तो अब गर्ल्स की तादाद हो गई 4 और बॉयज की तादाद हो गई 5। सोच के देखें। तो इस कंडीशन में भी क्या ऐसा हुआ कि बॉयज का नंबर बढ़ गया? 5 बॉयज हैं, हालांकि बढ़ा तो नहीं है, एक लड़की कम हो गई है, लेकिन ऐसा दिखने में लग रहा है कि गर्ल्स के बनिस्बत बॉयज एक ज्यादा है, मोर है। तो 5 बॉयज मींस 5 प्लस चार्ज। अब रिमेनिंग 4 गर्ल्स बची हैं, 4 माइनस। अभी भी अगर आप इनको ऐड कीजिएगा तो +1 आएगा। तो मुझे बॉयज का नंबर अगर बढ़ाना है तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं बाहर से बॉयज को ले आऊं या क्लासरूम में बैठी हुई गर्ल्स में से एक गर्ल्स को बाहर भेज दूं। सेम कंडीशन है। अब मुझे गर्ल्स का नंबर बढ़ाना है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना चाहता हूं, एनायन बनाना चाहता हूं। तो मैं गर्ल्स का नंबर अगर बढ़ाना चाह रहा हूं तो मेरे पास फिर से दो चॉइस है। पहली चॉइस तो यह है कि मैं बाहर से किसी गर्ल्स को ले आऊं, 5-5 वाली कंडीशन ही मान के चलेंगे। गर्ल्स को बाहर से बुलाकर अगर मैंने बैठा दिया तो गर्ल्स के नंबर हो गए 6 और बॉयज थे 5। ये कंडीशन हो गई। अब देखा चार्ज देख लो, +5 -5 पे तो 0 था, लेकिन एक गर्ल्स आने की वजह से गर्ल्स हो गई है -6 और बॉयज हैं +5। तो ओवरऑल अभी कितना आ रहा है चार्ज? -1। -6 + 5 ओवरऑल -1। दूसरा तरीका यह भी था कि आप बॉयज में से एक बॉयज को बाहर भेज देते, गर्ल्स 5 थी, बॉयज 4 हो जाते। बॉयज अगर 4 हो गए तो +4 और गर्ल्स 5 हैं तो -5, अभी भी ओवरऑल -1 चार्ज। तो अगर मुझे बॉयज को बढ़ाना है, दो चॉइस, आइदर मैं बॉयज को लेकर आऊं या गर्ल्स को बाहर कर दूं। गर्ल्स को बढ़ाना है, फिर से मेरे पास वही दो चॉइस, या तो मैं गर्ल्स को ले आऊं या फिर मैं बॉयज को बाहर कर दूं। मगर ये याद रखिएगा, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रोटेक्टेड होता है, यानी मैं क्लासरूम में बॉयज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये मान लीजिए कि 5 बॉयज हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता बॉयज को। मैं जब भी डिस्टर्ब करूंगा गर्ल्स को करूंगा, या तो गर्ल्स को मैं बाहर ले जाऊंगा या अंदर ले आऊंगा। मैं कभी भी बॉयज के साथ डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। अगर मैं ये रूल बना दूं तब मेरे पास एक ही चॉइस होगा कि बॉयज को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते और मुझे बॉयज का नंबर बढ़ाना है, तो मैं सिर्फ गर्ल्स को ही बाहर कर सकता हूं। गर्ल्स के बाहर होने पे बॉय ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। या मुझे गर्ल्स का नंबर बढ़ाना है तो मैं गर्ल्स को बाहर से अंदर ले आऊंगा, तो गर्ल्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, एटम जब भी आयंस में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, मतलब गर्ल्स के फ्लो से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। बॉयज प्रोटेक्टेड हैं, बॉयज कांस्टेंट हैं, क्योंकि बॉयज को मैंने प्रोटॉन बोला है। तो अब अगर मैं अपनी जबान पे आ जाऊं, केमिस्ट्री लैंग्वेज पे, तो केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये मान के चलें कि प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है। प्रोटॉन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटेक्टेड होते हैं। दिस इज द रीजन एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन का नंबर लिया गया है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा।
एटम में इलेक्ट्रॉन कुछ है, आयंस में इलेक्ट्रॉन कुछ हो जाएंगे। तो फ्लो जो होगा आयंस में, वो याद रखिएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है। यानी एटम जब आयन बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनता है। प्रोटॉन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज व्हाई प्रोटॉन इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक नंबर। ये याद रखना है आपको। तो अब बताइए मुझे कि अगर पॉजिटिव चार्ज एटम बनाना है मुझे, तो क्या करना होगा? मुझे इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे। यानी व्हेन एटम रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन, it is converted into cation, याद रखिएगा। जबकि निगेटिव चार्ज में क्या कहेंगे? when atom gain electron, it is converted into anion। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एनायन, अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो केटायन। क्लियर? तो इसका मतलब फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होना है। इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होना है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एटम आयन में कन्वर्ट होगा। अब वो आयन या तो केटायन होंगे या एनायन होंगे। तो अगर मैं केटायन की तरफ देखूं, और ये मान लो कि सोडियम है, इस वक्त इसके अंदर एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। यह बात भी बहुत अहमियत रखता है कि एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं, प्रोटॉन इसलिए डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि आप न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और ये जो मैं नीचे ऊपर लिखता हूं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है सिर्फ उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं, जबकि उसी में न्यूट्रॉन भी ऐड कर दें तो मास हो जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 था, इसीलिए इस पे चार्ज हमने नहीं दिखलाया। एक इलेक्ट्रॉन में माइनस कर रहा हूं, -1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया। तो अब सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू प्लस चार्ज, और प्लस दिखलाते हैं हम यहां, ये प्लस चार्ज दिखलाते हैं क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है या एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, लेकिन मास अभी भी 23 होगा और एटॉमिक नंबर अभी भी 11 होगा। ये याद रखिएगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब न्यूक्लियस अनअफेक्टेड रहता है आयंस जब बनता है एटम से। यानी एटम का न्यूक्लियस, आयन का न्यूक्लियस सेम, अगर एलिमेंट सेम है तो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिट डिस्टर्ब होगा, न्यूक्लियस के बाहर की चीजें डिस्टर्ब होती हैं, न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड रहता है, न्यूक्लियस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। चलिए अब जरा देखें इसके अंदर की क्या कहानी है। तो इसके अंदर मुझे Z11 लग रहा है, और जितने Z होते हैं बेटा उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एटम है इसलिए बराबर है, सिर्फ इसलिए बराबर है क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं दिख रहा था। तो जितने प्लस उतने ही माइनस। यहां पर आते हैं, Z की वैल्यू तो 11 ही होगी, यानी प्रोटॉन का नंबर तो 11 ही है। अब बताया जाए इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से सुनिए, प्लस चार्ज का मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक कम है, इलेक्ट्रॉन एक कम है।
यानी 10 माइनस 11 प्लस ओवरऑल 1 प्लस, जो 1 प्लस यहां शो हो रहा है। जबकि यहां पर आप देखें 11 माइनस 11 प्लस ओवरऑल कोई चार्ज नहीं तो 0। तो प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं, एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं, इलेक्ट्रॉन में जरूर चेंजेस, मास वगैरह में भी कोई चेंजेस नहीं। देखिए अगर आप तो 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन हो गए, 23 माइनस 11 इसके अंदर भी 12 न्यूट्रॉन हो गए। उसी तरीके से मास 23 मास 23। तो एटम और आयन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गए। उसी तरीके से जब हम लोग एनायन का केस देखेंगे तो मैं एक एग्जांपल फिर से यहां मान रहा हूं, क्लोरीन 17, चलो एवरेज मान लेता हूं 15.5 एवरेज वैल्यू। अब इसने क्या किया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने पर इसके न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं आया, इसके मास में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जिसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब इसकी कहानी क्या है भाई, तो इसके न्यूक्लियर चार्ज 17, प्रोटॉन का नंबर 17, चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, और साथ में न्यूट्रॉन की वैल्यू तो यहां हम निकाल ही नहीं रहे हैं, एवरेज है इसलिए मास 35.5। यहां पर देखिए Z की वैल्यू 17, प्रोटॉन की वैल्यू 17, बट एक निगेटिव चार्ज के माने ये हो गए कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया गया है 18, और मास 35 का 5। तो डिफरेंसेस किस में हुए, सिर्फ मास, सॉरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन के चेंजेस की वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कन्वर्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, दो प्लस चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन चले गए, तीन प्लस चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन आए उतना माइनस चार्ज। तो ये आयंस हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से फॉर्म होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा वो केटायन, उस पे प्लस चार्ज आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो एनायन, वहां माइनस चार्ज आएगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते हैं, न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए आप ये मान लीजिएगा कि न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो एटॉमिक नंबर में चेंजेस नहीं हुए, एटॉमिक मास में चेंजेस नहीं हुए। अब इसी पे सवाल आ जाता है, सवाल ये है कि कोई एटम है जिसका मास 27 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 13 है, न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा? ये पहला सवाल। उसी तरीके से दूसरा सवाल है, कोई एलिमेंट है X, इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर 13 है, प्रोटॉन का नंबर बताना है क्या होगा, मास की वैल्यू क्या होगी अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू 18 है। इसी तरीके से मैं तीसरा सवाल भी ले लेता हूं, कोई एलिमेंट है
मान लीजिए जे, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है जे 2 माइनस। इसके अंदर प्रोटॉन की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू 40 है, एन की वैल्यू बतानी है, जेड की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है। ये है सवाल। देख लीजिए, ये मास दिया हुआ है, मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 13। क्या इसमें कोई चार्ज दिख रहा है आपको? चार्ज नहीं दिख रहा है। चार्ज नहीं दिख रहा है तो ये मानकर चलिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। ये मान के चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, और जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। दिस इज जेड वैल्यू। जेड वैल्यू पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सब एक चीज है। और क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए मैंने बोला जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। चूंकि मास दिया हुआ है 27 और एटॉमिक नंबर आ चुका है, 27 में से 13 माइनस कर दीजिए, जो आया वो न्यूट्रॉन का नंबर आ गया 14। चूंकि एटॉमिक नंबर 13 निकला है, तो अब मैं बता सकता हूं कि ये 13 एटॉमिक नंबर था एल्यूमिनियम का। पूरी चीज हम बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स्ड है। 13 सिर्फ एल्यूमिनियम का हो सकता है, दुनिया में और किसी का नहीं। उस तरह से 1 सिर्फ हाइड्रोजन का हो सकता है और किसी का नहीं। 2 सिर्फ हीलियम का हो सकता है और किसी का नहीं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस पे चार्ज दिख रहा है 3 प्लस, जैसे मैंने वहां दिखलाया 2 निगेटिव, उसी तरीके से मैं इसको दिखला सकता था 3 बार प्लस। ये सिंबल रहे या ये सिंबल रहे, एक ही बात है। इसको तो मैंने ऐसे घेर दिया है, तो ये 3 प्लस चार्ज हो गया। खैर, तो कोई एलिमेंट है उसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है, यानी ये ट्राईवैलेंट कैटायन है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या 3 ज्यादा होंगे प्रोटॉन? प्लस चार्ज का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर 13 है तो प्रोटॉन 16 होगा। सोचने वाली बात है। प्रोटॉन इज 3 मोर देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 प्लस चार्ज है। जितने ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर 13 है तो प्रोटॉन डेफिनेटली 16 होगा। प्रोटॉन डेफिनेटली 16 होगा, और 16 प्रोटॉन जिसका होता है उसे हम सल्फर कहते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, यानी ये सल्फर की बात हो रही है। खैर, आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या है। न्यूट्रॉन की वैल्यू दिया हुआ है 18। 16 प्लस 18 मिलाकर मास बनता है 16 प्लस 18 दैट इज 34। तो इसका हमने मास निकाल लिया 34 है। तो ये सारे के सारे आंसर निकल कर आ रहे हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां जे के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, -2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यहां प्रोटॉन है 16, तो इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बिकम्स 18। अब सोचो 16 प्रोटॉन है तो क्या एटॉमिक नंबर भी 16 होगा? और एटॉमिक नंबर 16 अभी पढ़ाया है सल्फर का है। इन दोनों एलिमेंट सल्फर ही है, वो अलग अलग कंडीशन बस दिया हुआ है। प्रोटॉन की वैल्यू 16 मींस एटॉमिक नंबर 16। अब आते हैं, मास 40 दिया हुआ है, 40 में से 16 माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा, दैट इज 24। यानी कुल मिलाकर यहां तो दिया ही हुआ था कि एटॉमिक नंबर 16 है, प्रोटॉन 16 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 16 है, मास 40 दिया ही हुआ था। तो 40 में से 16 माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन आ गया, और 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब 2 ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन। तो
तो इस तरह से आयंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो ये आयंस की कहानी थी। मैं बात कर रहा था आइसोटॉप की, आइसोबार की, आइसोटोन की। आइसोटॉप में आपने क्या देखा, प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन बोलो, न्यूक्लियर चार्ज बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो। तो आपको मैं सब एटॉमिक की बात करूं तो सब एटॉमिक पार्टिकल के हिसाब से देखिए, प्रोटॉन जहां सेम हो जाए उसे हम आइसोटॉप कहते हैं। न्यूट्रॉन जहां सेम हो जाए उसे आइसोटोन कहते हैं। न्यूक्लियस जहां सेम हो जाए, मतलब न्यूक्लियन पूरा का पूरा मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम, उसे आइसोबार कहते हैं। तो सवाल ये उठा कि इलेक्ट्रॉन भी तो सेम हो सकता है। तो हां, जिन दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ऐसे दो स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, उसके अलावा कुछ भी सेम ना हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा तो ये बात याद रखिएगा, ये एटम और आयंस हैं। एटम एंड आयंस, इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है आयंस आयंस का। दो एटम का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि एटम के कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। यानी आइसोटॉप में हम लोगों ने देखा था सब एटम थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में दो एटम नहीं आएंगे, या तो आयंस आयंस का कॉम्बिनेशन बनेगा या एटम का और आयंस का बनेगा। इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पढ़ाने से पहले मैंने आपको आयन पढ़ाया, जबकि आइसोटोन के लिए आयन शर्त नहीं है, आइसोबार के लिए, आइसोटॉप के लिए आयन शर्त नहीं है। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम कहां नहीं होता है, नॉट सेम इन टू एटम। दो एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता है, इसीलिए दो एटम नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं होंगे, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दो एटम तो कभी हो नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूं। तो एग्जांपल में आ रहा है बेटा नाइट्रोजन, जिसके ऊपर 3 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज, फ्लोरीन 1 माइनस चार्ज, नियॉन कोई माइनस चार्ज नहीं। एटॉमिक नंबर लिखता हूं 7, 8, 9, 10। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम 1 प्लस चार्ज, मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज। आगे आप एल्युमिनियम भी ले सकते थे 3 प्लस चार्ज। एटॉमिक नंबर भी लिखते चलते हैं।
अब मुझे बताइए, क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं? तो 7 प्रोटॉन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, 10। ये आप मान के चलें कि ये जो लिखा हुआ है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दिए हुए हैं प्रोटॉन और जेड की वैल्यू। ये दिए हुए हैं बेटा जेड या प्रोटॉन की वैल्यू। तो प्रोटॉन 7 है, उससे 3 ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 8 है, उससे 2 ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन। 8 है, 9 है, 1 ज्यादा है। ये न्यूट्रल है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए और यहां 2 कम कर दीजिए। प्रोटॉन की वैल्यू 12 है, इसमें से 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने आज टॉपिक को डील किया है आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और आइसोबार। तो यहीं पर हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। वी विल कंटिन्यू विथ अनदर टॉपिक। जो टॉपिक के नाम है वो पहले मैं अनाउंस कर देता हूं ताकि आप देख कर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसी में हम लोग लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।